बच्चे अपने पास एक टॉपिक आता है रेनबो। अब इस रेनबो के कंसेप्ट में क्या नया है? देखो, हमने छोटी क्लासेस के अंदर रेनबो के बारे में पढ़ा हुआ है। रेनबो हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म टू कॉज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यही था। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर बेसिकली विबग्योर की फॉर्मेशन हो रही है और जिससे हमारे को क्या दिखता है कि रेनबो दिख जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम रेनबो पे ध्यान दो, कभी भी 7 रंग नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है कि 7 लेयर्स दिख रही हैं। हमें हमेशा नोटिस करोगे तो 4 लेयर्स दिख रही होती हैं, 2 अलग और 2 अलग। 2 जो बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो, और ऊपर वाली जो बनती है वो सेकेंडरी रेनबो। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या कॉम्बो है, पहले इसको समझना। देखो, पहला तो होता क्या है, सन के पास से रेज निकल के आई, बारिश के बाद एनवायरमेंट में रुकी हुई जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू रिफ्रेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई या डिस्पर्स हुई, इसके ऊपर रेनबो की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। एक्चुअल में वहां क्या हो रहा होता है कि सिर्फ डिस्पर्जन वाला प्रोसेस नहीं होता, वहां पर साथ में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है, हमने लास्ट टाइम जब टॉपिक किया था तो टीआईआर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर डेंसर टू रेयर जाते हुए लाइट किसी सर्टेन एंगल पे अगर टकराएगी उस इंटरफेस पे, तो क्या होगा, जो लाइट है वो रिफ्रेक्ट होने की वजह विद इन द सेम मीडियम रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक सर्टेन एंगल पे तो अंदर भी नहीं आ रही है, वो बिल्कुल इंटरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का हो जाता है उसमें। पता है सबको ये वाला पार्ट? तो इसके अंदर हमारे पास टीआईआर वाला फिनोमेना कैसे हो रहा है, इसके अंदर देखो, जनरली वी हैव 2 टाइप ऑफ रेनबोज। तो हमारे पास जो 2 रेनबोज हैं हमारे पास, उसमें 2 रेनबोज के अंदर एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी रेनबो पे अगर तुम ध्यान दो, इसके अंदर यहां से जो सनलाइट के पास से रे आती है, ये हमारे पास क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है जिसके अंदर एंटर कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा नहीं रहेगी, रेयर टू डेंसर टू टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड करेगी। ये मैंने वैसे स्ट्रेट बनाई है, अगर यहाँ से थोड़ा सा इसे इधर को बेंड कराते और यहाँ टकराएगी, ये जिस इंटरफेस पे टकराएगी, अब डेंसर से रेयर में निकलना चाहिए था इसे, लेकिन अगर ये इसके साथ इस इंटरफेस पे किसी ऐसे एंगल पे टकरा रही है, यहाँ पे मान लो ऐसे हमने बना दिया, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये लाइट बाहर निकलने की वजह विद इन द मीडियम रिफ्रेक्ट हो जाएगी, है ना। रिफ्रेक्ट होने की वजह विद इन द मीडियम रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यही टीआईआर का फिनोमेना। अब यहां से जाकर वो बाहर निकलनी चाहिए थी, लेकिन अभी इस इंटरफेस पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये फिर से वापस क्या हुई है, फिर से अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, और अब यहां से ये बाउंस बैक करके नीचे की तरफ आ। समझ में आ रही है बात? तो वापस यहां से एक बार और टीआईआर होने की वजह से लास्ट में आके इस पॉइंट से, इस इंटरफेस से वो बाहर पहुंच गई, तो 2 बार उसका टोटली रिफ्लेक्टेड हुई कि नहीं हुई, है ना। उसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास कितनी हुई है, द प्राइमरी वाले के अंदर हमारे पास, अभी हमने सेकेंडरी डिस्कस किया, जैसे द आउटर ऑफ द 2 bows इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो। हमारे पास क्या है बच्चा, outer of the 2 bows is called secondary rainbow, and the secondary rainbow is formed by the rays which have undergone 2 internal reflections and 2 refractions। 2 TIR हुए और 2 refractions हुए हैं, 2 TIRs हुए, totally internal reflection हुआ है before emerging finally from the water droplet। ये बात समझ में आई? जबकि जो प्राइमरी है, प्राइमरी वाले में देखो ध्यान से, प्राइमरी वाले में क्या फर्क है, लाइट आ रही है इसके अंदर, यहां से जैसे सनलाइट आई तो एक बार टीआईआर हो गया और एक बार वापस से वो रिफ्लेक्ट हो गया है। तो इसके अंदर हमारे पास जब हमारा प्राइमरी रेनबो बनता है, तो जो इनर ऑफ द 2 bows, टोटल मैंने कितने बताए थे कि रेनबो के अंदर हमारे पास 4 bows बन रहे हैं, तो इनर ऑफ द 2 bows seen in the primary rainbow, the primary rainbow is formed by the rays which undergoes 1 internal reflection and 2 refractions। सेकेंडरी में 2 टीआईआर और 2 रिफ्रैक्शंस थे, प्राइमरी के अंदर एक बार टीआईआर और 2 बार रिफ्रैक्शंस हो रही है। बात समझ में आ गई? बिफोर फाइनली इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट, ये बात समझ में आ जाएगी, याद रखेंगे,
ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस तो कैसे पूछेंगे, वो सीधा वहां पे यही पूछेंगे कि ऑप्शंस में दे देंगे कि प्राइमरी कितने बार रिफ्लेक्ट होती है और कितने बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती है, और सेकेंडरी कितने बार होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो ऑप्शंस होंगे उसको तुम मार्क कर लोगे। क्लियर है बच्चा ये। इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला एग्जांपल होता है लेंस। हम सबने देखा हुआ है कन्वेक्स लेंस, 10th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में किया था, हमने देखा था। अब कन्वेक्स लेंस बेसिकली होता क्या है पता है सबको? पता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं, धूप में आग लगा रहे होते हैं उससे पेपर के ऊपर। ये सारे एक्सपेरिमेंट बचपन में सबने करके देखे होंगे। जिसने नहीं भी देखे हैं तो भी अपने पास लेंस रखा हुआ है, जब मर्जी हम ये पंगे लेके देख सकते हैं यहाँ पे। तो कन्वेक्स लेंस बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप क्यों? कोई हाई तौबा चीज नहीं, माइक्रोस्कोप का सिंपल सा एक काम होता है किसी छोटी चीज को मैग्नीफाइड करके दिखा देना। और कन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी चीज को मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। इसी का कन्वेक्स लेंस का बेसिकली दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। कन्वेक्स लेंस को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसकी हम अभी डेरिवेशन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहां पर ये टॉपिक करने से पहले सबसे पहले यहां पे अब देखो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पता है अपने को? मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी? मैग्निफिकेशन था हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही था। अब यहां पर हम उस मैग्निफिकेशन को रीडिफाइन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? एंगल्स के रिस्पेक्ट में। यहां हमारे पास अब पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम मैग्नीफाइंग पावर को यूज करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज and the object on the eye when both are at least a distance of distinct vision from the eye. क्लियर है? तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बात करें तो मैग्निफिकेशन सीधा सा बीटा और अल्फा का रेशियो है, जहां पर कि बीटा क्या है? इट इज द एंगल फॉर्म बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट आई। अल्फा क्या है? इट इज द एंगल फॉर्म बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट at the eye when both the object and image are at the least distance of distinct vision. समझ में आई ये बात? अगर मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में अभी तुम्हें बताता हूं, उस पर ध्यान देना। हमारे पास अगर मैं रे डायग्राम बनाता हूं, पहले एक साथ ही साथ करेंगे बच्चा। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये अपने पास कन्वेक्स लेंस आ गया, ये हमने बना लिया इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक बात देखो बच्चे, अगर हमारे पास, तुम्हें रे डायग्राम याद है 10th के थोड़े बहुत वो कंडीशंस होती थी जिसके अंदर हम क्या कहते थे भाई, अगर फोकस से आगे रखेंगे तो इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, है ना। यहां पर अगर मान लेते हैं हमारा फोकस यहाँ है, ऑब्जेक्ट जो अपना लेंस है उसका फोकस यहाँ है, तो हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख लिया। अगर ऐसा रहेगा तो रे डायग्राम में हम क्या करते थे? एक रे भेजते थे जो पैरेलल भेजेंगे, बिल्कुल ठीक है। जितने डिस्टेंस पे यहां फोकस है अगर, तो सेम इतने ही डिस्टेंस पे यहां फोकस, फोकल लेंथ आ गई, तो यहां से ये रे कहां जाएगी? एग्जैक्टली फोकस से होके जाती थी, बिल्कुल यही होता था। और एक रे हम कहां से भेजते थे बच्चे? सेंटर लाइन से भेज देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि अनडेविएटेड सीधा सीधा जा रही है। अब इन दोनों को देख के साफ पता चल रहा है कि डाइवर्जिंग रेज है, कभी मीट तो करेंगे नहीं। तो अगर हमारे पास दो रेज डाइवर्जिंग होती है, इसका मतलब वहां पर रियल इमेज कभी नहीं फॉर्म होगी। इमेज कैसे फॉर्म होगी? जब मैं इन्हें एक्सटेंड कर दूंगा, है ना। हम इन्हें पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं, जहां पे ये कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देंगे, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर गई है वहां पे हमारे पास इसकी मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गई है। ये बात समझ में आई है? तुम अभी फ्री हैंड डायग्राम बना लो, अदरवाइज स्केल यूज करना है बच्चे, इसको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मत बनाना। ये बात समझ में आई है? तो ये जो मैग्नीफाइड इमेज बनी है पीछे की साइड, ऑब्जेक्ट की भी बैक साइड में, ये हमारे पास क्या बन गई है? इनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज। अब यहां पर अगर मैं अभी बीटा और अल्फा को डिफाइन करूं, एज पर डेफिनेशन मैग्निफिकेशन क्या है?
Magnification is defined as the ratio of, पढ़ो definition को, it is defined as the ratio of angle subtended by the image and the object on the eye. अब अगर आई बनाए, यहां पे कहीं आई है जहां से हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना, इधर से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमें एनलार्ज जब दिख रहा है तो देखो यहां से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, मान लो इसके साथ, ये हमारे पास क्या आ रहा है, बीटा, जो ऑब्जेक्ट इमेज के लिए आ रहा है ना, ये एंगल हमारे पास बीटा आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। जो सेंटर से ये लाइन गई है, मान लो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बीटा एंगल बना दिया मैंने। अब अगर बीटा ये है तो अल्फा क्या है, अब अल्फा बनेगा, यहां एक वर्ड था व्हेन बोथ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस ऑब्जेक्ट को मान लो हम नाम रख लेते हैं ए और बी, इसका नाम आ गया ए डैश एंड बी डैश। तो सेम जो ए और बी जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट थी, सेम उस हाइट का यहां पर ए डबल डैश बी डैश, मैं एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लूं यहां पे, और इस वक्त ये इस ही पॉइंट पे जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा। नाउ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द सेम पॉइंट, और इस वक्त जो ये बीटा और अल्फा है, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या देगा बच्चा, मैग्निफिकेशन। समझ में आई है बच्चे, किसी बच्चे को इसमें परेशानी, बीटा और अल्फा का रेशियो का लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो, अब कहानी सिंपल हो गई है हमारे पास। अगर मुझे इसे रिलेट कराना है, देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, u, ये डिस्टेंस क्या बन गया, v, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी f लिखा हुआ है। बस इसमें हम एक फर्क क्या करेंगे, अब जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, फाइनल इमेज जहां बनेगी उसको हम d डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल v नहीं रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम d डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते चलेंगे। क्लियर है। अब यहां पर एक काम करो, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर बात करूं, छोटे वाले ट्रायंगल ए बी और सी के अंदर tan बीटा है हमारे पास, है ना, तो अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी, इस पॉइंट का नाम ओ रख लो, ए बी ओ, tan बीटा, पता चला ना कौन सा ट्रायंगल बेटा, ए बी ओ, इस ट्रायंगल में हमारे पास tan बीटा की वैल्यू है, tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज ए बी बाय बी ए, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, ए डैश बी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ लेने से अच्छा क्या रहेगा, एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ए डबल डैश बी डैश ओ, ए डबल डैश बी डैश ओ, क्योंकि ऑलरेडी हमने बीटा को तो यूज कर ही लिया, तो बड़े ट्रायंगल को यूज करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं tan अल्फा। tan अल्फा क्या बना हमारे पास, ए डबल डैश बी डैश बाय बी डैश ओ, बना कि नहीं। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा, तो अगर हम अप्रॉक्स वैल्यूज के साथ चलें तो बीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan बीटा एंड अल्फा कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan अल्फा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्निफिकेशन में tan बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बाय बी ओ डिवाइडेड बाय ए डबल डैश बी डैश बाय बी डैश। अब एक बात देखो बच्चा, ए बी बाय बी ओ जो है, ए बी बाय बी ओ और ए बी डैश ओ बाय ए डबल डैश बी डैश। अब एक बात देखो, ए डबल डैश बी डैश और ए बी तो सेम हाइट के थे, तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं, और बी डैश ओ जो है ये क्या है, v, और बी ओ क्या है हमारे पास, बी ओ है u, है ना, और दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव नेगेटिव आ गया, जो कि कैंसिल आउट हो गए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू v बाई यू आ गई कि नहीं। ये सेम वही फॉर्मूला जो हम हमेशा करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल है बच्चा, मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसके बाद अगर मैं मैग्निफिकेशन को f से रिलेट करूं, फोकल लेंथ से, तो हमारे पास एक सीधा सा लेंस फॉर्मूला क्या था भाई, 1/u प्लस 1/v, ऐसे ही था, बताना जरा लेंस के लिए क्या था, प्लस था माइनस था, 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही है। अगर मैं v की वैल्यू निकालूं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू u प्लस f बाय uf, रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू uf बाय u प्लस f, ये वाली वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, uf डिवाइडेड बाय u प्लस f टाइम्स u से u कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस f। तो हमने ये कुछ अलग नहीं किया, वो बेसिकली एक स्टेप है बस यूज करके कि अलग से ना वैल्यू हमें v की निकालनी पड़े, हमने डायरेक्ट इसके अंदर मैग्निफिकेशन बिना v की वैल्यू के निकाल दी। क्लियर बात है बच्चे, किसी को इसमें दिक्कत और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो और क्या कर सकते हैं? हाँ जी, ये ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखना जरा, v की वैल्यू ठीक डाली है मैंने, माइनस आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ है? हाँ जी, बात समझ में आ गई? अभी बता दो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? वन मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास एक तो ये फॉर्मेट में आ गया, एक और काम करते हैं, एक और डिफरेंट वे से करते हैं कि अगर मैं मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूँ, हमारे पास जो हमने अभी किया था मैग्निफिकेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, सबको v से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी टर्म को v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f लिख सकता हूँ, ये कट के आ गया 1, v/u को मैं क्या लिख सकता हूँ, v/u तो मैग्निफिकेशन है, 1 माइनस f इज इक्वल टू v/f, बन गया ये 1 माइनस f। एक काम करो, m को उस साइड भेजते हैं, 1 माइनस v/f इज इक्वल टू m, डन। और जो हमारे पास देखो v इज इक्वल टू d वाला कंसेप्ट समझना, v इज इक्वल टू d वाला कंसेप्ट हम कहाँ लगाते हैं? अगर हमारे पास v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो भी उसे हम क्या लिखेंगे, d से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो d कुछ अलग नहीं है, d इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। साइन कन्वेंशंस को यूज करके भी माइनस v की वैल्यू में d सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या निकल गया, 1 प्लस d/f। समझ में आ गया बात? तो ये फॉर्मूला आ गया और d कुछ अलग नहीं है, d हमारे पास क्या है, माइनस v के टर्म्स में, क्लियर है? एक बार हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और फोकल लेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, और एक बार सिर्फ और इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, सिंपल माइक्रोस्कोप, नोट डाउन कर लो इसे। अब अपने पास बच्चे टॉपिक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सबको पता चल गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव लेंस O। ये बच्चे इसमें एक एक चीज पे ध्यान देते चलना, यहां पर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है is of very small focal length and short aperture, क्लियर है? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या रहेगा हमारे पास, स्मॉल फोकल लेंथ और शॉर्ट अपर्चर का, एंड एन आई पीस ई ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। क्लियर बात है ये? ठीक है। अब दोनों जो लेंसेज हैं हमारे पास, 2 लेंसेज आर हेल्ड कोएक्सियली एट द फ्री एंड ऑफ अ ट्यूब एट सुटेबल फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये ठीक है? कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, ये सेम कहानी चलेगी। देखो पहले अब एक बार इसके बारे में समझते हैं। यहाँ क्या बोला गया बच्चे, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, थोड़ा सा जो अपना रेगुलर माइक्रोस्कोप है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल। अगर ज्यादा पावरफुल लगाना है तो एक लॉजिक लगा के देखें, जहां अगर एक लेंस एक इमेज को मैग्नीफाई करता है, अगर वो मैग्नीफाइड इमेज फर्दर किसी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और उसका मैग्नीफाइड वर्जन अगर हमें दिखेगा, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बड़े साइज का इनलार्ज दिखेगा, हाई स्केल इमेज दिखेगी। ये बात समझ में आई है ना? तो यहां पर हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, 2 लेंसेज का यूज कर रहे हैं। हम 2 लेंसेज के यूज में किस तरीके से कर रहे हैं भाई, हमारे पास एक लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और फिर उन दोनों का नेट रिजल्टेंट जो एक हाई स्केल इमेज हमें मिल जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे 2 लेंसेज हमने यूज किए, दोनों के दोनों हमारे पास कन्वेक्स लेंस होंगे। एक जो ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली वो लेंस जिस साइड में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके नजदीक वाला,
वो जो लेंस होगा उसका स्मॉल फोकल लेंथ रहेगा और शॉर्ट अपर्चर, अपर्चर का मतलब है साइज, छोटे साइज का जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा, और बड़े साइज का जो रहेगा जिसकी मॉडरेट फोकल लेंथ रहेगी वो हमारा आई लेंस रहेगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों लेंस को हमने कैसे रखा है, कोएक्सियल। कोएक्सियली का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा एक एक्सिस के ऊपर, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल। ये क्लियर है। ये जो रे डायग्राम है इसको हमें एज इट इज बनाना है, सीखना भी है, अभी मैं बताता हूं। पहले एक बार मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई, ratio of the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended by the eye at the object when both the final and the object are situated at the least distance of distinct vision. Same definition, सेम बिल्कुल जैसा हमने नॉर्मल माइक्रोस्कोप में किया था, नॉर्मल अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल एज इट इज है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, है ना, magnification beta by alpha, and tan theta can be approximately replaced by tan theta। तो अल्फा को मैं tan अल्फा, बीटा को मैं tan बीटा, या मैग्निफिकेशन को tan बीटा by tan अल्फा से रिप्लेस करके मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा। क्लियर है। अब आती है बारी पहले डायग्राम की। देखो अगर डायग्राम को हम सीधा सीधा सा बनाएं तो डायग्राम के अंदर एक चीज क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस से बना लेते हैं। देखो अब ना यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी सी चीटिंग करनी सिखाने वाला हूँ। चीटिंग करनी क्यों सिखा रहा हूँ, देखो रे डायग्राम बना लेना चाहिए, एग्जैक्ट बनना चाहिए, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस लेके तो नहीं बनाते। तो हमारा रे डायग्राम बहुत ज्यादा प्रिसाइजली एक्यूरेट बने वो हर बार जरूरी नहीं है। तो हम बहुत परेशान होते मतलब मैं ये तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम में से हर बच्चा ही परेशान होगा। अगर कोई एक्यूरेट बना सके तो बेस्ट है, एज इट इज एग्जैक्ट बनाओ। लेकिन मेरे जैसे गरीब जिसकी ड्राइंग बहुत गंदी है और वो प्रिसाइसली उतना अच्छा नहीं बना पाते, तो मेरे साथ दिक्कत क्या आती है, मैं हर बार वो जो अगर लेंसेस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ तो वो सेकंड लेंस के रिस्पेक्ट में मेरी फाइनल इमेज एग्जैक्ट बन ही नहीं पाती। तो मैंने उसका छोटा सा जुगाड़ क्या निकाला हुआ कि मैं लेंस बनाता ही नहीं, सेकंड वाले लेंस को मैं लास्ट में बनाऊंगा। वो ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकली बहुत गलत चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन रे डायग्राम बनाने के लिए वो बहुत ठीक है, क्योंकि टेक्निकली तो हम इसके अंदर भी फोकल लेंथ एग्जैक्ट नहीं लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो मैं कर क्या रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ये हमारे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट। स्टेप्स को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि क्यों सेकंड लेंस बाद में बनाना है और कब बनाना है। यहां पर मैंने एक बना लिया बच्चा शॉर्ट अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का एक लेंस, है ना। साथ के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करो बच्चे। ये हमारे पास एक मैंने कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमने इसके फोकस पे रख दिया, मान लो, ठीक है। हमने F0 पर इसको ऑब्जेक्ट को रखा, नहीं F0 पे नहीं, U पे ही रखो, अभी U पे रखते हैं और फोकस इसका कहीं रख लेते हैं, वो बाद में स्पेशल केसेस वगैरह होंगे उसमें डाल दें। F0 हमारे पास है, यहाँ तक ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली सीधा सीधा क्या होगा बच्चे, अगर फोकल लेंथ यहाँ है तो इतने ही डिस्टेंस पे फोकल लेंथ यहाँ हमने F0 बना दिया। रे जो जाएगी सीधी वो कहां से जाएगी, फोकस से, बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। एक रे हम भेज देते हैं बीच में से और ये दोनों रेस जाकर किसी पॉइंट पे टकराएंगे। अब जिस पॉइंट पे टकराएंगी वहां हमारे पास क्या बनेगी, इमेज। ये अब जो हमारे पास क्या बन गई है बेटा, इमेज बन गई है। अब ये इमेज हमारे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब अगर तुम्हें रे डायग्राम दिख रहा है साफ साफ तो देखो बहुत सिंपल सा है। अब इसकी तरह इसके लिए लेंस बनाते हैं और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद वो आईज के साथ जो इश्यू रहता है ना, वो वाला बहुत दिक्कत देता है हमें। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, जैसे यहां से इधर ये दो लाइंस जा रही हैं हमारे पास, इन लाइन से अपने आप इधर को एक काम करते हैं, यहां से एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पे हम क्या रख बनाने वाले हैं, जिसका सेंटर से हमारे पास क्या बनने वाला है, जो आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बनने वाला है, उस पॉइंट को इसके आसपास कहीं हम मान लेते हैं। इसको मैं स्ट्रेच करके कहीं तक भी लेके जा सकता हूं। तो अगर मैं यहां से मान लो ऐसे करके मैंने एक रे ड्रॉ करी इधर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रे है बच्चा।
ये कहाँ से आ रही है? बिल्कुल उस पॉइंट से जहां पर मैं इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 मान लो या कुछ भी O2 मान लेते हैं इसका नाम। ये लेंस का सेंटर है, जैसे यहाँ वाला पॉइंट इसका नाम अगर O1 मान लो तो O2 वैसा, और वहां से मैं एक रे लेके आ गया हूँ नीचे तक, यहाँ जहां पर हमारी क्या बनेगी? फाइनल इमेज। ठीक है, अब फाइनल इमेज यहां से है तो हमारे पास इधर से दो डॉटेड लाइन जाएंगी इधर, जैसे ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उसके साथ बिल्कुल लाइन में एक्सटेंड कर लेते हैं हल्का सा, और यहां से ऐसे, क्योंकि अब यहां पे हमारे पास क्या बनेगा पीछे की साइड? ये अपनी ह्यूमन आई बनेगी। क्लियर है? अब हमारे पास अब लेंस बनेगा। अब लेंस कहां बनेगा? इस साइड। अब ये लेंस बन गया हमारे पास। क्लियर है? बात समझ में आई है? तो सबको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं किसी से नहीं बनेगा, बन जाएगा। बहुत बच्चे इसको एग्जैक्ट एज इट इज भी अच्छा बना ही लेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत दिक्कत आती है वो बार बार फिर वो लेंस मिटाना, और तब जाके कहीं एग्जैक्ट एक लाइन में आ पाती हैं चीजें। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले लाइंस ही ड्रॉ करी और उसके बाद लेंस को बनाया। स्केल होगा तो और ज्यादा अच्छे से ये बन जाएगा। ये बात समझ में आई? ये डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चे? अब एक बार इसको कंसेप्ट समझते हैं, ये चीटिंग वाला पार्ट छोड़ते हैं, अब एक बार लॉजिकली समझते हैं हुआ क्या। अगर मैं लॉजिकली समझाऊं, ये हमारे पास क्या बच्चा? सिंपल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से एक इमेज फॉर्म हुई यहां पे, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं AB, और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव लेंस से U के डिस्टेंस पे, जिसका फोकल लेंथ f0 था उस लेंस का, अब यहां से ये एक रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी, है ना, क्योंकि हमने f0 से पीछे की साइड रखा हुआ इधर को, तो इसके एक रियल इमेज फॉर्म हुई। इसका नाम रख लेते हैं A1 या A', B' रख लो, या A1 B1 रख लो। डन है? ये बात समझ में आई? अब ये जो ये A1 B1 है, ये इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये फोकस से आगे रखी हुई है हमने। ये हमने कहा, ये देखो ये जो इमेज बनी है इसका फोकल लेंथ यहाँ है IFE, तो इससे आगे आ गई है, तो इसका मतलब इसकी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनी तो इधर को ये हमारे पास इमेज बना दी। ठीक है, इसका रे डायग्राम हमने पूरा नहीं किया, वरना हम बनाते तो कैसे जाता? वो ऐसे इधर से जाता है, फिर फोकस पे जाता है, और उधर से हम एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करते, तो वो बना के हमारे पास एक फाइनल इमेज यहां आ गई है। इसका नाम रख लेते हैं A', B'। ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल इमेज आ गई है। किसी को इसमें परेशानी? अब एक देखो, ये अगर U था तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये V डिस्टेंस आ गया, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे पास जहां फाइनल इमेज बन रही है उसका आई लेंस से जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया है? डायग्राम क्लियर है? नोटेशन क्लियर है? किसके लिए क्या यूज किया? हाँ जी, यश पता चला है बच्चे? अब हमारे पास हमें करना क्या बच्चे? इसके अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है, मेन जो, और एक और देखो, ये मैंने जो V लिखा है इसको मैं इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि इमेज दिखाना, तो मैं V0 से भी रिप्रेजेंट कर दूंगा तो कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, वो हम बाद में कर ही लेंगे। अब एज पर डेफिनेशन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय बीटा बाय अल्फा और tan बीटा बाय अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीटा बाय अल्फा का रेशियो हमें तब लेना जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डिस्टेंस पे होंगे। तो जितना डिस्टेंस ये AB था, जितनी हाइट इसकी थी, एग्जैक्टली उसको मैं यहां पर जहां हमारी फाइनल इमेज बनी है वहां पर इमेजिन कर लो। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई है? तो जितनी हाइट इसकी थी सेम हाइट पे मैंने यहां पर A1 B1 आ गया, A' आ गया, तो इसका नाम रख लेते हैं A' मान लिया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक काम करो, इसका नाम A' B' रख लेते हैं। अभी A' B' और ये A1 आ गया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जो मर्जी नाम रख लेना बस वैसे। ये बात ठीक है? तो अब यहां पर ये जो फाइनल ऑब्जेक्ट, मतलब फाइनल जो इमेज बन रही है, यहां जो ये एंगल बना है इसका नाम रख लेते हैं बीटा। ये कौन सा है जहां पे बच्चे फाइनल हमारी इमेज बनी है, और ऑब्जेक्ट जहां पर था वहां जो एंगल बन रहा है इसका नाम रख लेते हैं अल्फा। क्लियर है? अब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं,
और दोनों जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो क्या आ गया, बीटा और अल्फा। किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अब एक काम करो, यहां पर ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े वाला ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, है ना। इस ट्राइंगल को ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, उस ट्राइंगल के अंदर tan बीटा की वैल्यूज निकालो। लिखो बच्चा, इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, ठीक है। लिखो इसके अंदर tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश ओ टू, यही आएगी, है ना। और अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए डैश ए वन बी डबल डैश ओ टू, इस ट्राइंगल के अंदर tan अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, ए वन बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बी डबल डैश ओ टू। बिल्कुल ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर भी दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर भी दूं तो मेरे पास ये कट जाएंगे, है ना, यही होगा। तो मैग्निफिकेशन आएगा tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा की वैल्यू डली ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश ओ टू डिवाइडेड बाय, उसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, बी डबल डैश ओ टू बाय ए डैश बी डबल डैश। ऐसा ही कुछ है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम कहाँ है, वो बीच में जो ए डैश बी डैश है उसको तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, हुआ कि नहीं, वो तो यूज ही नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं बच्चे। इसको मैं ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ आपस में। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? जब हमने ये डिवाइड किया तो एक काम करो, इसके नीचे एक बार इसे लिख लो और उसके नीचे इसे अलग से मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब देखो कर क्या रहा हूं मैं, इस पे ध्यान देना, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया पीस के लिए, इनटू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए वन बी डबल डैश। ए वन बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी, है ना। ए वन बी डबल डैश तो ए बी के इक्वल है, तो मैं इसको अगर सीधा ए बी से रिप्लेस कर दूं तो ये एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये आई लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया कि नहीं, सीधी सीधी बात है। तो हमारे पास ये जो नेट मैग्निफिकेशन निकली है, इट इज इक्वल टू एम ई टाइम्स एम ओ आ गया। एम ए रिप्रेजेंट्स द मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस, MO represents magnification for objective lens। किसी को दिक्कत है इसमें? अब हमने अभी अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि आई लेंस के लिए जब हमने इस तरीके से रखा हुआ था, मतलब वर्चुअल इमेज बनी थी, तो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, नहीं किया था ना अभी थोड़ी देर पहले? क्या था उसके अंदर फॉर्मूला, बताना जरा। 1 प्लस डी बाई एफ, एफ ई लिख लेते हैं आई लेंस के लिए, हाँ जी ठीक है ना। और d क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज जहां पे बन रही है। और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्निफिकेशन रहेगा, ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्निफिकेशन सीधा क्या रहेगा, v नॉट बाई यू नॉट। इसको एक काम करते हैं, v नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पर हमारे पास आई लेंस के थ्रू ये जो इमेज फॉर्म हुई, ठीक है, आई लेंस कह रहा हूँ सॉरी, ऑब्जेक्ट लेंस के थ्रू जो ये इमेज फॉर्म हुई। ये बात समझ में आई है? तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। साइन कन्वेंशंस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस वी नॉट आ जाएगा, है ना, क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव डलेगी, v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एक नेगेटिव साइन आ गया। ये दोनों वैल्यू इसमें मैग्निफिकेशन की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट टाइम्स 1 प्लस डी बाई एफ। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ये हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला डिराइव हो गया, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर एक स्पेशल केसेस लूं, देखो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो और मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ये जो हमारा नेट मैग्निफिकेशन आया उसमें v नॉट बाई यू नॉट, मतलब मॉड ऑफ ले लेते हैं उसका नेगेटिव की जगह 1 प्लस डी बाई एफ, ये हमारे पास नेट फाइनल रिजल्ट आ गया। अब स्पेशल केसेस में क्या आता है, एज द ऑब्जेक्ट ए बी लाइज वेरी क्लोज टू एफ नॉट, ये जो ए बी है वो बहुत क्लोज टू एफ नॉट है, तो मैं u को अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट मान लूं, है ना। अगर मैं क्या बता रहा हूं, देखो स्पेशल केस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है
As the object AB lies very close to F naught, the focus of the object lens, therefore U naught can be approximately replaced by F naught, which is focal length of the objective lens. As A dash B dash is formed very close to I lens, whose focal length is, हमारे पास यहाँ पे जो फोकल लेंथ हमारे पास इज ऑल्सो जो बहुत ज्यादा उसके क्लोजर रहने वाली है, तो हम क्या करेंगे, वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। वी नॉट क्या बात कर रहा हूं मैं, यहाँ देखो इस डायग्राम में देखना, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत क्लोज टू लेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये अगर मैं वी नॉट को, ये जो वी नॉट है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली पूरा लेंथ ऑफ द ट्यूब मान लो। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होता है बच्चे, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जिसके के बीच में ये लेंसेस हैं, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हुआ, समझ में आया? ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये जो v हम मान रहे थे, यहां से यहां का डिस्टेंस हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है जो v नॉट बन रहा था, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस्ड बाय l, अगर ये बहुत क्लोज बन रहा था इसके, तो ठीक है। क्या क्या करना है, u नॉट को f नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और v नॉट को l से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बन गया, l बाय माइनस एफ नॉट 1 प्लस d बाय एफ। क्लियर है ये, l बाय एफ नॉट 1 प्लस d बाय एफ। इफ द फाइनल इमेज इन अ माइक्रोस्कोप वर एट इन्फिनिटी, अगर फाइनल इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बन रही है तो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू माइनस एल डी ओवर एफ नॉट इंटू एफ। ये सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है? ये जो अपने पास बच्चे डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स की वेटेज में चांसेस क्या होती हैं, माइक्रोस्कोप, ये अपना जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन दो में से एक डेरिवेशन तो कंफर्म्ड है तुम्हारे पेपर में आनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टेलीस्कोप हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।